सर्कुलर मोशन मीन्स। तो यार इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन पे एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है जिसपे सर्कुलर मोशन के बेसिक्स क्वेश्चन कराए गए हैं। तो यार इस वीडियो में मैं सर्कुलर मोशन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यार जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि इस वीडियो को किसी नॉर्मल कॉमेडी वीडियो की तरह नहीं देखना। तो यार जब भी मैं एक क्वेश्चन डालूंगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और 2 से 3 मिनट देंगे उस क्वेश्चन की एल्गोरिथम सोचने में, और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन पे आएंगे। और यार जिन्हें नहीं पता कि हम ये क्यों कर रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि ये 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन सीरीज की एक वीडियो है, और यार इसके रिगार्डिंग एक काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार आते हैं पहले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक पार्टिकल है आर्बिट्ररी मास का जिसको हमने पॉइंट ए से रिलीज किया है, और इसके बारे में एक और चीज़ दी गई है कि जब वो पार्टिकल बी पे आएगा तब वो हेमिस्फीयर से कांटेक्ट छोड़ देगा। फिर इस केस में हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। तो यार ए पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी और बी पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी v सपोज कर लेते हैं। तो यार हम पार्टिकल की पोजीशन बी पे थोड़ी एनालिसिस करते हैं तो पता चलेगा कि ये एंगल भी बीटा है। हम इसकी थोड़ी सी एफ बी डी बनाते हैं तो नीचे लगेगा mg, तो इसके अलॉन्ग आ जाएगा mg साइन बीटा जो कि बराबर होगा mv² के। तो यार ये एक इक्वेशन मिल गई। और यार एक और इम्पोर्टेंट बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है तो फिर यार एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो पॉइंट ए से बी में जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई वहीं पॉइंट बी पे उस पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इक्वेशन आएगी, ये आएगी रिलेशन। तो यार अगर आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन निकल के आएगा जो है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 3 sin बीटा। अब यार कैसे सोच लोगे कि यार ये r cos अल्फा माइनस r cos बीटा कैसे आ गया। तो यार ये काफ़ी सिंपल है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें यहाँ पे इस पार्टिकल की हाइट देखनी है इस रेफरेंस लाइन से। प्रीटी सिंपल। तो यार एक थोड़ा इजी सवाल था तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल सबसे बन चुका होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक पे 53 डिग्री इंक्लिनेशन से एक पॉइंट को रिलीज किया गया है, और जब वो पार्टिकल पोजीशन बी पे पहुंचता है जिसकी इंक्लिनेशन 37 डिग्री है तो वो ट्रैक को लीव करता है। अब यह ट्रैक को लीव करने का ये सेंस है कि यहाँ पे ट्रैक खत्म हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली ट्रैक छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो यार जब ये पार्टिकल इस ट्रैक को पॉइंट बी पे लीव कर देगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। फिर इससे पहले कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आए और हम पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की बात करें, मैं एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि जब वो पार्टिकल पॉइंट बी पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब क्योंकि इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 है तो मुझे पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकालनी है। और यार ये एंगल देख के मुझे फील आ रहा है कि ये पार्टिकल थोड़ा सा तो नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। और क्योंकि यार दिया है कि स्मूथ ट्रैक है तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है। तो यार सिंपली हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी ए से बी तक जाने में वही बन जाएगी इसकी किनेटिक एनर्जी। तो यार इक्वेशन आएगी हाफ mv² इज इक्वल टू mg। अब हाइट की डिफरेंस तो h1 माइनस h2, जहाँ पे h1 ये हाइट है और h2 ये हाइट है। तो यार h1 और h2 निकालना और इस इक्वेशन को सॉल्व करना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मेरा प्राइम टारगेट नहीं है, क्वेश्चन की एल्गोरिथम क्रैक करना मेरा प्राइम टारगेट है। तो यार जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और h1 और h2 को r के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वेलोसिटी निकल के आएगी √2gr/5। अब हमें वेलोसिटी निकल गई तो हम बात करते हैं इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी की। तो यार क्या आपको इस पार्टिकल को देख के प्रोजेक्टाइल की याद नहीं आती। भाई मुझे तो आती है क्योंकि यार ये कुछ वेलोसिटी v दिया हुआ है और यार यहाँ पे कुछ गुणागृत करके मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी 37 डिग्री है। तो यार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल पे, तो इसकी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो यार सिंपली काइनेमेटिक्स वाली वीडियो में मैंने बताया था और कई लोगों को पहले से ये पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन
रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब कि रेडियस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन। तो इस केस में v परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin 37। और जब बात आती है ए आर की, तो यार हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ g लग रहा है और ये है अपनी रेडियल डायरेक्शन। तो यार सिंपली ए आर हो जाएगा आपका g cos 37 डिग्री। तो अब v परपेंडिकुलर और ए आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आएगा कैपिटल R/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यार आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक रोटेटिंग डिस्क दी हुई है जो इनिशियल ओमेगा 0 से स्टार्ट करती है और एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है। यार इस रोटेटिंग डिस्क पे r इक्वल्स टू 1 मीटर पे एक m इक्वल्स टू 40 ग्राम का पार्टिकल रखा गया है। और यार सरफेस के नेचर के बारे में ये कहा गया है कि तो इसके म्यू एस और म्यू के दी हुई है। तो म्यू एस दिया है 0.75 और म्यू के है 0.5। म्यू एस है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू के है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यार हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है एफ नेट ऑन दैट पार्टिकल। और हाँ यार एक बात और, ये एफ नेट हमें तब निकालना है जब जस्ट बिफोर स्लिपिंग। तो यार आते सोल्यूशन में। तो यार सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो पहली तो लग रही है नॉर्मल फोर्स और दूसरी लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। और कोई फोर्स है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। और यार नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सिंपली mg। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सिंपली म्यू mg। ओ भाई काफी इजी जा रहा सवाल। यार अब बात आती है जहाँ पे कई लोग जाते हैं कि अब म्यू कौन सा लूँ, म्यू एस या म्यू के, या फिर क्या पता कुछ और ही होगा म्यू। तो यार इसके लिए हम इस क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। तो इस पे कंडीशन दी गई थी कि हमें एफ नेट निकालना है जस्ट बिफोर स्लिपिंग। तो यार जस्ट बिफोर स्लिपिंग तो यार पार्टिकल रेस्ट पे ही होता है। और अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो यार ऑब्वियसली स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज होगा। तो यार अपना फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा 0.75 mg। तो बस भाई काम हो गया। एफ नेट आ जाएगा आपका वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का मॉड। और एक बात और, नॉर्मल फोर्स लगेगी इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलरली ऊपर और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी डिस्क के प्लेन में। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इसके मैग्नीट्यूड को सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं mg² प्लस 0.75 mg²। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.5 n। बस हो गया। तो यार आते हैं अगले सवाल पे जो कि सिंपल पेंडुलम पे है। तो ये कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है जो कि ऑस्किलेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में और कह रहा है कि किसी पॉइंट ए पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यार हमें इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। तो यार आप लोग इस सवाल को एक ट्राई दीजिए। तो यार हम इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं और ये जो पॉइंट ए की बात हो रही है उसे हम किसी आर्बिट्ररी पॉइंट थीटा पे सपोज कर लेते हैं और इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा mg। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर यार वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं होगा। तो यार इस कंडीशन से इक्वेशन आएगी p cos थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो यार टेंजेंशियल फोर्स होगा ये जो कि है mg sin थीटा विच इज इक्वल टू mg √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यार cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यार हमें टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगी mg अपॉन p √t² माइनस mg। तो यार आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है और एक बीड है और इसका मास है m और इस पूरे रिंग को हम इधर v वेलोसिटी से खींच रहे हैं। तो हमें मिनिमम v निकालना है जिसके लिए ये जो बीड है वो एक वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले।
और ऑब्वियसली यार इस चीज़ की जो रेडियस है वो r दी हुई है। तो यार सोल्यूशन पे, तो यार दूर से इस क्वेश्चन का डायग्राम देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है कि यार ये क्या है, रिंग को खींच रहा है, फिर पूछ रहा है कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने में कि क्या वेलोसिटी भी लगेगी। पर यार अगर मैं अपना फ्रेम चेंज कर दूं, जिस फ्रेम में से मैं इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बात बदल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो यार अभी मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कोई बंदा है जो v वेलोसिटी से इसे खींच रहा है। तो अगर मैं इस रिंग के फ्रेम से इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूँ, तो यार रिंग के फ्रेम में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो रिंग तो स्टेशनरी हो जाएगी, पर ये पार्टिकल इस साइड में v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। तो यार अब तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। सिंपल सा एक रिंग है, इस वेलोसिटी को भी इस बीड को v वेलोसिटी दी गई है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी भी बताइए जिसके लिए वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले। तो यार मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे v की वैल्यू आएगी √4gr। फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूँ। तो यार अगर इसे वर्टिकल सर्कल पूरा करना है तो इस पॉइंट पे टॉप पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, या पॉजिटिव से मतलब कि टॉप पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 0 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो यार बस इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप इस सिस्टम पे जिसकी रेडियस r है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, फिर गेट द आंसर। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा इंटेंशन ये था कि अगर इस टाइप के डायग्राम्स आए और इस टाइप के क्वेश्चन में बातें की जाएं कि यार रिंग को खींच रहे हैं v वेलोसिटी से, तो आप डरे ना, आप थोड़ा चेंज ऑफ फ्रेम जैसी चीज़ों को अप्लाई करें, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, जैसा कि इस केस में काफ़ी आसान हो गया। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग की डायमीटर को एक्सिस मान करके इस रिंग को डायमीटर के अलोंग ओमेगा स्पीड से घुमाया गया है, और इस रिंग पे एक m मास का बीड है और वो बीड फ्री नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, इतना टाइट है कि जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो दिया है 0.5। इसकी मास दी हुई है 1 kg और इस रिंग की रेडियस दी हुई है 1 मीटर। तो यार हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है ताकि जो अपना बीड है वो स्लाइड ना करे। तो यार सबसे पहले हम इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम सही बना तो यार सारा खेल यहीं पे है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। तो यार सबसे पहले हम इसकी मोशन समझते हैं। तो यार एक ये रिंग है और ये इस रिंग का डायमीटर है, तो इस रिंग को इस डायमीटर के अलोंग रोटेट किया गया है किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो यार अगर ये पार्टिकल 45 डिग्री एंगल पे इस समय यहाँ पे है, और अगर हम ये मान लें कि ये पार्टिकल फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये पार्टिकल हमेशा इसी लाइन पे रोटेट करेगा। तो यार हम फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं और इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यार नीचे की तरफ आएगा mg और इस डायरेक्शन में आएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे जो r होगा वो ये r1 नहीं होगा, होगा r cos 45। और एक नॉर्मल फोर्स आएगा जो ये रिंग लगाएगा इस बीड पे, और चूंकि म्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी होगा। तो फिर यार और यार एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो इस लाइन के डायरेक्शन में होगी, या तो इधर या इधर। फ्रिक्शन होगा आपका म्यू इंटू एन। तो यार अब हम इस पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस को एक तो इस और एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे और इस वाली कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, तो रिलेशन आएगी। और यार अब हम अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बीड स्लाइड कर सकता है। तो यार पहले हम इस डायरेक्शन में फोर्सेस लिखेंगे एक्सेप्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस mg साइन 45 डिग्री। तो यार ये बेसिकली इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इसके अलोंग कंपोनेंट और इसका इसके अलोंग कंपोनेंट लेकर के डिफरेंस है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो बीड है ये स्लिप ना करे, तो यार फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को और इसको साइन सॉल्व करते हैं तो हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा वो मुझे कमेंट करके बताएं कि इन 6 क्वेश्चन में से उनसे कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपसे गलत क्यों हो रहा है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यार मैंने कई बच्चों को देखा है जो क्वेश्चन तो करते हैं पर क्वेश्चन पढ़ा, उस पर सोचा नहीं, सीधे सोल्यूशन देख लिया और बस काम हो गया। तो यार ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से आप सिर्फ क्वेश्चन को रटेंगे, और वो क्वेश्चन को अगर आप रट रहे हैं तो फिर एग्जाम में आप उस टाइप के क्वेश्चन कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन देखो, 2 से 3 मिनट तक सोचो कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे आओ। और अगर आप गलत हुए तो इस बात पे जोर डालो कि आपने गलती क्या की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस लाइक दिस, स्टे ट्यून्ड टू द जे कम्युनिटी।